हेलो हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ गोविंद सैनी, यू आर वाचिंग लॉग लैटम फॉर मैथमेटिक्स। तो गाइस, आज हम हमारे लेक्चर सीरीज को आगे बढ़ाते हैं न्यूमेरिकल्स को, और आज हम उसमें इटरेटिव मेथड स्टार्ट करते हैं। हमें इटरेटिव या पुनरावृत्ति विधियां को नाम से स्पष्ट होना चाहिए कि हमें इसमें क्या करना होगा, बार बार रिपीटेशन करनी होगी किसी एक पर्टिकुलर स्टेप की। तो इन जो मेथड्स जो आज हम डिस्कस करेंगे उनके अंदर खास बात यही होगी कि उसमें एक जो प्रोसेस है उसको बार बार हमें रिपीट करना है, ठीक है। इसलिए इनको पुनरावृत्ति विधि कहते हैं या फिर इटरेटिव मेथड कहते हैं। इनकी एक खास विशेषता होती है कि इसमें कुछ जो क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं उनके लिए डायगोनली डोमिनेंट या विकर्णीय प्रबल होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। अब ये चीज क्या होती है, तो मैं आपको बेसिकली, ये तो इसकी इनइक्वलिटी है जिसे फॉलो करना चाहिए, हमें इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। हमें बेसिकली साधारण भाषा में समझना है कि डायगोनली डोमिनेंट या विकर्णीय प्रबल सिस्टम क्या होता है। तो ऐसा सिस्टम जिसके अंदर जो इक्वेशंस हमें दी गई है जिन्हें हमें सॉल्व करना है, तो जैसे हमें दिया गया है a11 x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 बराबर b1, हमें दिया गया है a21 x1 प्लस a22 x2 प्लस a23 x3 बराबर b2। एक हमें मान लो दिया गया है a31 x1 प्लस a32 x2 प्लस a33 x3 बराबर b3। तो हमें क्या करना होगा, हमें इन जो कोफिशिएंट्स हैं इक्वेशन के अंदर, किसी एक इक्वेशन को पकड़ना है, उसके कोफिशिएंट्स में देख करना है, कोफिशिएंट्स को ध्यान से देखना है। और कोफिशिएंट में क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि इनमें से एक कोफिशिएंट ऐसा जरूर होना चाहिए जिसकी वैल्यू, मैं बोल रहा हूं न्यूमेरिकल वैल्यू, उसमें साइन नहीं देखना। देखो यहाँ पे हमने मापांक का चिन्ह लगाया है, मॉड्यूलर साइन लगाया है। इसका मतलब क्या होता है कि हमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को देखना है। जैसे मान लो -7 है और एक 6 है, तो हमें इसको बड़ा मानना है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बड़ी है, साइन से हमें नहीं जाना है, ठीक है। तो हमें वो कोफिशिएंट चेक करना है यदि इक्वेशन में 3 में से एक कोफिशिएंट ऐसा है जो बाकी के 2 के सम से भी बड़ा हो जाए, है ना। जैसे यहां पर मान लो -7x1 है, यहां पर हो गया अपने 5x2 और यहां पर हो गया x3। तो इस सिचुएशन में ये वाला हमारे पास सिलेक्टिंग में आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसको इन दोनों के सम से बड़ा है। 5 और 1 6, 6 से बड़ा कौन हो गया, 7 का निरपेक्ष मान। तो हमें इस तरीके से हर एक इक्वेशन में एक ना एक ऐसी वैल्यू अवश्य मिलनी चाहिए, ठीक है। तब जाकर हम क्या कहेंगे, उस सिस्टम को डायगोनली डोमिनेटिंग। और ज्यादातर मामलों में, ज्यादातर इक्वेशंस में ये जो एलिमेंट है वो डायगोनल पर होना चाहिए। अगर वो डायगोनल पर नहीं है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर यहां पर ना हो गई यहां पर होता, तो हम क्या करते, इन इक्वेशंस को रीअरेंज करते और कोशिश करते कि इसको डायगोनली हम लिख सके। यानी कि जो सबसे ज्यादा वैल्यू वाला कोफिशिएंट है वो फर्स्ट के अंदर x1 पर आए, उसके बाद में x2 पर आए और उसके बाद में x3 पर आए, ठीक है। इस तरीके से डायगोनली होना चाहिए, ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं विकर्णीय प्रबल या फिर डायगोनली डोमिनेटिंग। क्यों? क्योंकि हमारा प्रयास ये रहता है कि इसकी डायगोनल पर हैवीएस्ट एलिमेंट हो सिस्टम के, ठीक है। सिस्टम के हैवीएस्ट एलिमेंट हमें डायगोनल पर लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। अदरवाइज जनरली तो हमें ऐसा करना चाहिए, ठीक है। इटरेटिव मेथड की खास बात यही होती है कि इसके अंदर तभी ये ज्यादा यूजफुल होते हैं जब हमारे पास सिस्टम इस तरीके से अरेंज्ड हो। अगर ऐसा अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा फिर भी हमें कहा गया है कि इटरेटिव मेथड लगाओ, तो हमें लगाना फिर हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास नाम वैसा ही दिया गया है, ठीक है। अदरवाइज जो सबसे बेस्ट क्वालिटी यही है कि वो इस तरीके से डायगोनली डोमिनेटिंग होना चाहिए, डायगोनली डोमिनेंट करना चाहिए, विकर्णी प्रबल होना चाहिए, ठीक है। और देखो, अब इटरेटिव मेथड में हमारे पास 2 मेथड है। एक तो है जैकोबीज इटरेटिव मेथड और दूसरा है गाउस-सीडल मेथड। दोनों मेथड लगभग एक जैसे ही हैं, ठीक है। तो हम दोनों को एक साथ स्टडी करेंगे ताकि हमें दोनों के इफ एंड बट्स पता चल सके, ठीक है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जैकोबीज इटरेटिव मेथड और गाउस-सीडल मेथड पैरेलली, ताकि हमें ध्यान चल सके कि किसके अंदर क्या जो थोड़ा बहुत चेंज है वो है। अदरवाइज दोनों मेथड लगभग एक ही क्रियाविधि पर चलते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस चलिए हम स्टडी करते हैं अबाउट जैकोबीज मेथड एंड गाउस-सीडल मेथड। बोथ आर इटरेटिव मेथड्स एंड हाउ दे आर गोइंग टू परफॉर्म, ठीक है। तो अभी देखते हैं। हमारे पास सेम सिस्टम हमने लिया है दोनों तरफ, और दोनों में पहला स्टेप देखिए वही करना है। मैंने आपको पहले बताया था कि डायगोनली डोमिनेटिंग होना चाहिए हमारा सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर जो वैल्यू है 9,
वो इन दोनों के सम से बड़ी है। यहाँ पर भी जो वैल्यू है सेकंड नंबर पर वो इन दोनों के सम से बड़ी है, यहाँ पर भी जो वैल्यू है थर्ड पोजीशन पर वो इन दोनों के सम से बड़ी है, ठीक है, न्यूमेरिकल सम से, है ना। तो ये डायगोनली डोमिनेटिंग है। तो ये मैंने पहले बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन दिया भी जाता है, ठीक है, तो उसमें ध्यान रखा जाता है कि डायगोनली डोमिनेटिंग होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, ठीक है, हमने x1 के लिए उसको लिखना है सॉल्व करके, सारे सिस्टम, सारे जो नंबर्स हैं, सारे जो वेरिएबल्स है दूसरी तरफ ले जाएंगे, केवल x1 इस तरफ रहेगा, ठीक है। फिर सेकंड इक्वेशन से x2 और थर्ड इक्वेशन से x3 हमें इस प्रकार प्राप्त करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने x1 प्राप्त करने के लिए क्या किया, इसको उस तरफ ले गया, इसको उस तरफ ले गया और 9 से डिवाइड कर दिया। इसको x2 को प्राप्त करने के लिए इसको उस तरफ लेकर गया और 5 से डिवाइड कर दिया। एंड सिमिलरली फॉर x3, ऐसा का ऐसा आपको गाउस सीडल मेथड में भी करना है। इसमें भी x1 x2 x3 उसी प्रकार से प्राप्त होंगे। अब देखिए, अब हम करते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। अब यहीं पर थोड़ा सा फर्क आना शुरू होता है दोनों मेथड्स में। जैकोबी मेथड में क्या होता है, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन के लिए हम क्या लेते हैं, हम x2 को 0 लेते हैं, x3 को 0 लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, ठीक है। तो x2 और x3 को फर्स्ट इक्वेशन में 0 लेने से हमें x1 प्राप्त होगा। x1 की वैल्यू क्या प्राप्त होगी इससे, ये 0 50/9, 50/9। इसी प्रकार हमें इससे वैल्यू निकालने के लिए x1 और x3 को 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें वैल्यू निकालने के लिए क्या लेना पड़ेगा, x1 को 0 लेना पड़ेगा और x3 को 0 लेना पड़ेगा, किसके अंदर, सेकंड इक्वेशन में। तो हमें x2 प्राप्त होगा, इसमें क्या होगा, ये दोनों 0 तो 18/5। और देखो x3 से वैल्यू निकालने के लिए x1 और x2 को 0 लेना पड़ेगा। तो x1 को 0, x2 को 0 और हमें क्या मिलेगा, x3 जो क्या मिलेगा 19/7, ठीक है। तो हमें फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में x1 की वैल्यू मिली, x2 की वैल्यू मिली और x3 की वैल्यू मिली। कैसे मिली, जो रेस्ट दो वेरिएबल है उनको हमें 0 पुट करना है, ठीक है। ये तो हो गया फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन वैल्यूज इन जैकोबीज मेथड। अब आइए बात करते हैं गाउस सीडल मेथड की। तो देखिए दोस्तों, गाउस सीडल मेथड के अंदर हमें जो पहला वैल्यू x1 वाला है वो तो सेम इसी तरह से प्राप्त करना है। क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में x2 और x3 को 0 रखेंगे और x1 की वैल्यू वहीं प्राप्त हो जाएगी 15/9। अब बोलोगे आप इन दोनों पे डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंस अब क्रिएट होगा जब हम x2 की वैल्यू निकालेंगे। इसमें क्या होता है, जैसे ही हम x2 की वैल्यू निकालने जाएंगे हमें x1 की x3 की वैल्यू चाहिए होगी, तो यहाँ पे x3 को तो 0 ही रखेंगे, लेकिन x1 को क्या रख देंगे अब 15/9, जो पिछली स्टेप में प्राप्त हो गया वो का वो हमें x1 यहाँ पे यूज करना है और x2 कैलकुलेट करना है। तो x2 के लिए क्या हो गया 1/5, 18 माइनस 50/9, ये हो गया, ठीक है। इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे और x3 अब निकालना है हमको। तो x3 निकालने के लिए देखो हमारे पास x1 आ चुका है, x2 हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो x3 में x1 और x2 चाहिए थे, तो ये दोनों वैल्यू तुरंत की तुरंत इसमें यूज करनी है और हमें x3 की प्राप्ति हो जाएगी। तो 1/7, 19 प्लस 2 इंटू 50/9 माइनस 2 इंटू जो भी यहाँ से वैल्यू आएगी वो, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास x3। तो इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें तो चाहे फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में x1 निकालो, x2 निकालो, x3 निकालो, हमें जो रेस्ट जितने भी है ना, हर इक्वेशन जैसे इसमें x2 x3 इसको 0 लेना है, इसमें x1 और x3 को 0 लेना है, इसमें x1 और x2 को 0 लेना है, ठीक है। 0 0 रखकर ही निकालना है हर एक कोफिशिएंट को, ठीक है। जब हम इसको ले रहे हैं तब इन दोनों को 0 करेंगे, इसको ले रहे हैं तब इन दोनों को 0 करेंगे, इसको ले रहे हैं तो इन दोनों को 0 करेंगे। जबकि इस मेथड में क्या होता है, इसमें शुरू में तो वही करते हैं कि इन दोनों की वैल्यू 0 लेके चलते हैं और x1 निकालते हैं, लेकिन जैसे ही हमें x1 प्राप्त हो जाता है तो हम x2 को निकालने के लिए x1 का यूज कर लेते हैं और x3 को स्टिल 0 रखते हैं। और जब हमारे पास x1 x2 दोनों आ जाते हैं तब x3 निकालने के लिए इन दोनों की आवश्यकता है, तो हमें एज इट इज उसको यूज कर लेते हैं और हमारे पास x3 वैल्यू प्राप्त हो जाती है। ये आता है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। जो यहाँ पर सेट ऑफ सॉल्यूशन मिलेगा, यानी जो हमें x1 की वैल्यू मिलेगी, जो हमें x2 की वैल्यू मिलेगी और जो x3 की वैल्यू मिलेगी, इसे कहते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन, ठीक है। और यहाँ पर भी ये जो वैल्यू हमें मिली है x1 x2 x3 की, ये है फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन। तो दोस्तों कैलकुलेशन करने के बाद में हमें x1 x2 x3 की इस सेट में जो वैल्यूज है वो ये प्राप्त होगी, आप कीजिएगा, ठीक है, आपको ये प्राप्त हो जाएगी। अब हम चलते हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन की तरफ। तो दोस्तों सेकंड अप्रोक्सीमेशन में हमें क्या करना होगा, पहले हम जैकोबी की बात करते हैं। जो हमें x1 x2 x3 की वैल्यू मिल गई, इनका यूज करते हुए अब हम दोबारा इसमें वैल्यू पुट करेंगे और सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यूज प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे,
x1 के ऊपर 2 लगा देंगे, सेकंड अप्रोक्सीमेशन वैल्यू के लिए यूज होता है, ठीक है। तो हमें सेकंड निकालना है, सेकंड लगा देंगे, यहाँ पे फर्स्ट आई है तो इसके ऊपर 1 लगा देंगे, यहाँ पर 1 लगा देंगे, यहाँ पर 1 लगा देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या करना पड़ेगा, x1 निकालना है तो हमें जरूरत है x2 और x3 की, तो x2 और x3 ये वाला यूज कर लेंगे हम, ठीक है, जो हमें लास्ट अप्रोक्सीमेशन में प्राप्त हुए थे। तो देखिए x1 सेकंड निकालने के लिए इन दोनों को यूज करना पड़ेगा, तो 1/9 50 प्लस 2 इंटू x2 की वैल्यू ये वाली यूज करेंगे, तो ये कितनी हो जाएगी 18/5 और माइनस में x3 चाहिए, x3 हो गया 19/7, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करके हमें x1 2 की वैल्यू मिल जाएगी। इसी प्रकार हमें x2 सेकंड चाहिए, सेकंड अप्रोक्सीमेशन में x2, फॉर्मूला वही, केवल वैल्यू चेंज होगी, वही x1 की वैल्यू यहां से लेंगे और x3 की वैल्यू यहां से लेंगे। वो जो पुराने अप्रोक्सीमेशन में वैल्यूज मिली है वो हमें यूज करते जाना है। तो यहां पर के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1/5 18 माइनस x1 की वैल्यू हमें प्राप्त हुई थी 50/9 और हमें चाहिए अब 3 टाइम्स ऑफ x3 की वैल्यू 19/7, ठीक है, ये निकल जाएगा। इसी प्रकार x3 हम निकाल लेंगे सेकंड अप्रोक्सीमेशन का 1/7 और इसमें आ जाएगा यहाँ पे 19 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x1 जो हो जाएगा 18/5 एंड माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ x2 और x2 क्या हो जाएगा हमारे पास 18/5, ठीक है। इस प्रकार से हम क्या निकाल लेंगे सेकंड अप्रोक्सीमेशन। सेकंड अप्रोक्सीमेशन के लिए वैल्यू कहां से उठाएंगे, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से, ठीक है। कोई भी वैल्यू हम जो उठाएंगे सेकंड अप्रोक्सीमेशन में फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन से ही होनी चाहिए, ठीक है। और इससे हमें एक सेट मिल जाएगा x1 x2 x3 का सेकंड अप्रोक्सीमेशन का सेट। अब यही प्रोसेस हमें थर्ड अप्रोक्सीमेशन में लगाना है। जब हम इसका थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे तो हमारे पास जो सेकंड अप्रोक्सीमेशन से वैल्यूज आएंगी उनको एज इट इज यूज करना है, ठीक है। जबकि इसमें क्या होता है, जैसा कि इसके फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में भी हुआ था कि हमें पहली वैल्यू के लिए तो 0 0 यूज किया, लेकिन सेकंड वैल्यू के लिए जो प्रीवियस वैल्यू आई थी उसको जस्ट यूज कर लिया, तुरंत की तुरंत यूज कर लिया, और जो थर्ड निकाला उसके लिए जो प्रीवियस 2 वैल्यूज आई थी उनको जस्ट यूज कर लिया है, ठीक है। इसी प्रकार इसके सेकंड अप्रोक्सीमेशन में भी यही होगा कि जो x1 सेकंड निकालेंगे उसके लिए क्या करेंगे, जो प्रीवियस अप्रोक्सीमेशन में वैल्यूज आई हैं x2 और x3 की वो एज इट इज यूज आएंगी, ठीक है। तो देखिए 1/9 50 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x2 की वैल्यू जो आई है 2.488 और फिर माइनस x3 की वैल्यू 3.590 और ये x1 2 कैलकुलेट हो जाएगा। अब हमें चाहिए कि हम x2 ट्वाइस निकालें, ठीक है, यानी सेकंड अप्रोक्सीमेशन ऑफ x2। तो वो कैसे निकलेगा, उसमें ये फॉर्मूला एज इट इज काम आ जाएगा अपना। लेकिन अब यहाँ पे ट्विस्ट ये होगा कि हमने जैसे यहां पर किया था कि हमने सिर्फ फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन की वैल्यूज को यूज किया था, यहां पर हमें जब x1 की वैल्यू यहां रखनी होगी तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस सेकंड अप्रोक्सीमेशन वाली वैल्यू को तुरंत की तुरंत यूज करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा क्विक मेथड है, ठीक है। इसमें जैसे वैल्यू आती है वो यूज हो जाती है, जैसे वैल्यू आती है यूज हो जाती है, ठीक है। जबकि यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पर पहले एक सेट प्राप्त होता है वैल्यूज का और वो फिर जाकर नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में यूज होता है। यहां पर हम सेट प्राप्त करने की वेटिंग नहीं करते, हमारे पास जो वैल्यूज कलेक्ट होती है उसे तुरंत यूज कर लेते हैं, जो कैलकुलेट होती है उसे तुरंत यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 18 माइनस x1 की कौन सी वैल्यू आएगी जो यहां पर से हमें प्राप्त होगी, प्लस 3 टाइम x3 हम पुराना यूज करेंगे क्योंकि x3 हमारे पास अभी तक निकला नहीं है, वो पुराना वाला है, उसी को यूज करना पड़ेगा। वो क्या है 3.590। x3 कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, देखो 1/7 19 प्लस 2 टाइम्स ऑफ x1 कौन सा यूज करेंगे जो यहां पर प्राप्त हुआ है सेकंड वाला, माइनस 2 x2 कौन सा यूज करेंगे जो हमें सेकंड अप्रोक्सीमेशन में प्राप्त हुआ, जो तुरंत की तुरंत प्राप्त होने वाला ही यूज करना है। यही है गाउस सीडल मेथड। इसमें क्या होता है, जैकोबी में एक सेट पूरा प्राप्त होगा, फिर वो पूरा का पूरा यूज आएगा। और इसमें क्या होता है, जो एक स्टेप पहले वैल्यू निकल गई वो की वो तुरंत हमें यूज लेनी है, चाहे वो फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो। अब यहाँ पर 3 वैल्यू आ जाएंगे हमारे पास, हम थर्ड अप्रोक्सीमेशन करेंगे, वहां पर क्या करेंगे, वही करेंगे कि जब x1 निकालने लगेंगे तब हमारे पास यहां से जो वैल्यू आई है x2 और x3 की वो यूज लेंगे, फिर वहां पर x1 निकल जाएगा और हम x2 निकाले जाएंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन में, तो वहां पर हमें क्या प्राप्त होगा, हमें जरूरत पड़ेगी, x1 प्राप्त हो चुका है तो x1 तो वो का वो यूज करेंगे थर्ड अप्रोक्सीमेशन का, और x3 यहां से सेकंड अप्रोक्सीमेशन से लेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो वैल्यू निकल गई उसको तुरंत यूज करो, ठीक है, नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए। जबकि यहां पर क्या है, पूरा एक सेट निकलेगा, उसके बाद में वैल्यूज यूज आएंगी। तो ये था गाउस सीडल और जैकोबी मेथड, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में है,
हम कोशिश यही करते हैं कि आपको बेसिकली मेथड समझ में आना चाहिए, ठीक है। सॉल्यूशन आप कर लोगे, ये जोड़ भागी गुणा भाग से ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो मेन चीज़ क्या थी, कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैकोबी और गाउस सीडल मेथड के अंदर यही एक बड़ा अंतर है कि इसमें एक पूरा सेट ऑफ सॉल्यूशन पहले प्राप्त होता है, फिर वो नेक्स्ट अप्रोक्सीमेशन में पूरा का पूरा यूज आता है। जबकि गाउस सीडल में क्या होता है कि हमें एक एक करके जो वैल्यूज प्राप्त होती जाती है, हम उसको तुरंत की तुरंत यूज करते जाते हैं और एक सेट प्राप्त करते हैं। सेकंड सेट के लिए फिर हमें फ्रेश वैल्यूज को यूज करना होता है, ठीक है। तो इसमें फ्रेश वैल्यूज यूज आती है, इसमें एक बार पूरा सेट निकलता है फिर यूज आता है। तो ये था ऑल अबाउट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन पर इटरेटिव मेथड। बीएससी के जो सिलेबस है राजस्थान यूनिवर्सिटी का, उसके अंदर ये मेथड्स दे रखे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, ठीक है। आपकी जो यूनिट है उसके अंदर, और यहाँ से हमारे पास आधी यूनिट कवर हो जाती है। जो बच्चे केवल एक पार्ट करना चाहते हैं उनके लिए इतना इनफ है, ठीक है। और इसके बाद में जो मैं वीडियो लेकर आऊँगा वो न्यूमेरिकल के एक और यूनिट का एक और पोर्शन होगा। पहले हम आधा पोर्शन कवर करेंगे, उसके बाद में धीरे धीरे मैं बाकी जो सेकंड ऑप्शंस हैं उनको भी इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा। तो आप अपना सिलेबस उठाइए और देखिए ये टॉपिक किस यूनिट के अंदर मेंशन किया गया है, और उस यूनिट के अंदर आपको ये पांचों टॉपिक जो मैंने बताए हैं, जो चारों टॉपिक मैंने बताए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। और इतने से हमारा क्वेश्चंस हो जाते हैं अमूमन। और फिर भी जो सेकंड पार्ट है उसके लिए हम आगे और वीडियो लाएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, माइसेल्फ गोविंद सैनी, यू आर वाचिंग लॉगएम लैटाम फॉर मैथमेटिक्स। और दोस्तों जाने से पहले एक शेर कि रजनी तुमसे एक शिकायत है हमको, रजनी तुमसे एक शिकायत है हमको, कल फिर हमसे मिलने चांद नहीं आया, कल फिर हमसे मिलने चांद नहीं आया। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, माइसेल्फ गोविंद सैनी, यू आर वाचिंग लॉगएम लैटाम फॉर मैथमेटिक्स।